So we'll talk. We'll start straight away with conscious business. How to do business by keeping the values intact. और बहुत बार ना ऐसे मीटिंग से मैं सुनता हूँ, कोई मेरे को आता है मिलने विद अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट विद बुकलेट गाय, और कभी कभी ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना वो, देखो भाई हम लोग अल्टीमेटली पैसा कमाना है, धंधा करना है. सो व्हेनेवर दे से दीज थिंग्स आई बिकम लिटिल अनकंफर्टेबल. ठीक है, पैसा है इंपॉर्टेंट, कौन नहीं बोल रहा है भाई, बट अल्टीमेटली पैसा कमाना है. सेइंग दिस इटसेल्फ खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा नहीं है. अल्टीमेटली इट इज अबाउट गिविंग वैल्यू टू द सोसाइटी, एंड देन मनी विल हैपन टू यू नेचुरली, राइट. सो अल्टीमेटली जो वर्ड है ना वो यूज करते तो मुझे बहुत बड़ा बड़ा बुरा लगता है. सो काइंड ऑफ वोकैबुलरी दैट वी यूज इन बिजनेस plays such a vital role, as this book talks about conscious business, that you have to be very conscious when you use your words in business, especially words coming from the top management. मैंने अभी एक मीटिंग अटेंड किया, सेल्स का मीटिंग था, और बॉस ने क्या पूछा मालूम है सेल्स लोगों को, आज कितने बकरे मिले तुमको. जो बॉस क्लाइंट को बकरा वर्ड यूज कर रहा है, तो वो बंदे एम्प्लॉयज क्या, हाउ हाउ दे गोइंग टू रिस्पेक्ट देयर क्लाइंट्स. तो खुद ही बोल रहा है कि अपना क्लाइंट बकरा होता है. सो सो बैड, राइट. और बकरा है तो फिर क्यों करो, तुम कसाई बन जाओ ना भाई. इफ यू डोंट मीन इट, व्हाई आर यू यूजिंग इट. डू यू रियली मीन इट कि हाँ मेरा क्लाइंट बकरा है? नो, तो व्हाई यूज सच वर्ड्स, राइट. जैसे आजकल मेरे को एक ने पूछा, व्हाई अमरुद यू डोंट यूज द एफ वर्ड. व्हाट, आर यू श्योर इट्स राइट क्वेश्चन दैट यू डो, व्हाई डोंट यू यूज द एफ वर्ड. ये आज वाकई में कलयुग है कि तुम अमरुद गाली क्यों नहीं देते, ये सवाल बन गए. तुम गाली क्यों, मुझे लगा वो पूछ रहे कि वो पूछना चाहता है कि तुम गाली क्यों देते हो. जो गाली देने वाला है उसको ये पूछना कि तुम गाली क्यों देते हो, ये सवाल मैं समझ सकता हूँ. पर जो गाली नहीं देते उसको पूछना कि तुम गाली क्यों नहीं देते हो. तो मैंने उसको बोला कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है कि व्हाई डिड यू रेप दैट गर्ल इज राइट क्वेश्चन, या व्हाई डोंट यू रेप गर्ल्स. ऐसा से सवाल पूछना. But then, since that I was thrown with that question, I had to answer that question. Why I don't use that F word just because everybody is using it. And using the F word is so common nowadays, right? Whether it is, stand-up comedians love that word. उनको लगता है कि वो ऐसा गालियां देने से बहुत बड़ा लाफ्टर आता है. So I took a long pause, and then I said that, look, everything that comes out of our body, human body, stings. पसीना stings, या कान का मैल स्टिंग्स, म्यूकस जो नाक से आता है स्टिंग्स, यूरिन और एक्सक्रीटा तो दूर की बात, वो तो स्टिंक होता है. एवरीथिंग दैट कम्स, सलाइवा स्टिंग्स, एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बॉडी स्टिंग्स. देन द ओनली थिंग दैट कम्स आउट ऑफ माई माउथ which is in my control that it should not stink are the words, whether the word should be beautiful or words like these F words. अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ ऐसा ट्रेनिंग लिया है, इट वाज नॉट इन माय कल्चर. सिंपली मेरे मेरे परिवार में कभी मैंने ये वर्ड यूज सुना नहीं, मेरे दोस्तों में कभी सुना नहीं, तो मेरे मेरे जुबान पे नहीं आ रहा बस. देयर इज नो बिग रीजन एज सच. सो व्हाटएवर व्हाटएवर आई स्पीक, व्हाटएवर वर्ड्स आई यूज, दे रिप्रेजेंट माय मदर. दे रिप्रेजेंट माय फैमिली, माय कल्चर. If I'm out of Maharashtra, I'm in Delhi, and I'm speaking, my words represent my Maharashtra state. If I'm in Dubai, my words represent my country, India. Then I might as well use those words very mindfully and consciously, whether I'm in business or in any personal encounter. And I was really disappointed when I was asked this question that why you don't use F word. So कहने का मतलब यही है कि so culture, business culture is a very vague term. So बहुत अच्छे से इन्होंने इक्वेशन दिया, कल्चर इज इक्वल टू वैल्यूज प्लस कम्युनिकेशन, या वैल्यूज प्लस कम्युनिकेशन इज इक्वल टू कल्चर. सो कम्युनिकेशन में व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स डू वी यूज व्हाइल इंटरेक्टिंग विद आवर एम्प्लॉयज,
is very very important, especially words used from the top management. Yeah, I remember एक बार क्या हुआ था, शू कंपनी का एक ऑडिटोरियम में एग्जीबिशन था, मतलब कुछ समिट था. All the shoe companies of the world had come together, right, to discuss. So there was a huge auditorium of some 2,000 people in the audience. And the CEO of Sparks company, there is some brand called Sparks in shoes, in footwear. वो आया और and he spoke about कि हमारा जूता कितना अच्छा है, हम ये डिस्काउंट लेके आ रहे हैं, अब ये स्पेशल ऑफर है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट, एक लोगे तो दो फ्री, दो लोगे तो एक फ्री, जो भी है. So he just focused on 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 manipulative practices. Okay, there are some companies who value promotion, and there are some companies who promote values. I repeat, there are some companies who value promotions. There are some companies who promote values. आप दुनिया के कितने भी सब सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स देखो, दे ऑलवेज प्रमोट अ वैल्यू, नॉट अ स्ट्रैटेजी. आई गिव एन एग्जांपल. तो यही एक एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो वो स्पार्क्स का बकबक करके चला गया, थोड़े लोग ने ताली बजाई और चले गए. फिर आया फिल नाइट, जो नाइकी शू कंपनी का मालिक है. यू नो व्हाट ही सेड? द ऑडिटोरियम इज फुल ऑफ 2,000 पीपल, बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. हाउ मेनी ऑफ यू रन? एंड ओनली 25 पीपल स्टूड अप. हाउ मेनी ऑफ यू रन, प्लीज स्टैंड अप. 25 लोग 2,000 में से खड़े हो. दोज हु आर स्टैंडिंग, out of those 25, he asked, how many of you run at least 5 days a week? और 25 में से 5 लोग बैठ गए. और पूरे ऑडिटोरियम में, 2,000 लोगों के ऑडिटोरियम में सिर्फ 20 लोग खड़े थे. एंड यू नो व्हाट ही सेड? फिल नाइट, वी आर फॉर यू, दोज हु आर स्टैंडिंग. वी आर फॉर यू, where no matter whether it is dry or raining outside, you don't snooze your 5 a.m. Alarm and push your butt out of bed and run. We are standing at the fourth mile to cheer you up. We are the Nike people. And the whole auditorium stood up, in standing ovation. See what kind of words he used. जूते का तो जिक्र भी नहीं किया उसने. He did not say that Nike sells shoes. But what did he do? He promoted a value that we stand for the athlete in you. We stand for healthy living. He just used running as a representation of healthy living. We stand for athletes. Athletes, matlab not only the athletes which participate in Olympics, but the athlete within you. If you get rid of your laziness in the morning, you're an athlete. Now, you might be thinking कि क्या इसमें रिस्क नहीं है क्या, कि फिल नाइट ने सिर्फ वो 20 लोगों को अच्छा अच्छा महसूस करने दिया, तो बाकी के जो 1,500 12 लोग थे, वो मायूस हो गए. अभी वो नाइकी का शूज लेंगे नहीं. ऐसा है क्या? किसी को लग रहा है ऐसा है? ऐसा नहीं है. आपको लगेगा कि ये नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ना, वो कोटलर बोलता था कि एवरीडे सबके लिए प्रोडक्ट बनना चाहिए, वो जमाना गया. अभी हुआ क्या यहाँ पे? जो लोग बैठे हैं ना, जो खड़े हैं ना, वो तो पूरा क्लाउड नाइन पे, दे हैव बिकम द परमानेंट एडवर्टाइजर्स ऑफ नाइकी, राइट? बिकॉज उसकी कॉलर टाइट हो गई. और जो बैठे हैं ना, दे वुड वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दैट नीश नाइकी पीपल. भले वो जिंदगी में कभी भागे नहीं है, बट दे विल वेयर नाइकी शूज टू बोस्ट दैट आई एम एन एथलीट. जिंदगी में एक दिन तो कोई भागा होगा ना, वो खुद को एथलीट समझेगा वो, और नाइकी शूज लेगा. गॉट इट? सो by negating majority of the audience and standing only for those people who are athletes, my through their mind, not as a sportsman, Nike became an everybody product. only by only by became very selective about their words. ना कितनी अच्छी बात है, देखो ना, इसमें क्या पैसा लगता है. हाँ, और नाइकी के शूज तो कितने महंगे हैं, 4-4 हजार रुपए के नाइकी के शूज है, फिर भी लोग लेते हैं. और ऐसा नहीं कि सिर्फ इलीट क्लास, मिडिल क्लास भी लेते हैं.
ऑफ कोर्स जूते तो अच्छे होने ही चाहिए, मैं वो नहीं बोल रहा कि कैसे भी क्वालिटी नहीं, बट सी सिंपल, by using the right words and appealing here. The words should appeal here, not attack here. But deep discount, early bird discount, Amazon discount, is a they're manipulative tactics, and they come with a cost. They come with a huge cost. अगर आपका कोई बिजनेस है जिसका प्राइस 500 रुपया है प्रोडक्ट का, और आप कुछ दिवाली के लिए अभी उसको 450 कर रहे हो, 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, और दिवाली में उसका सेल बढ़ गया, राइट? पर कभी ना कभी जब वो दिवाली के बाद आप 450 का 500 करोगे ना उसको, द सेल इज गोइंग टू गो डाउन सब्सटैंशियली। उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। यू हैव जस्ट नो मैनिपुलेटेड द सेल्स प्राइस, द सेल्स फिगर्स, बाय रिड्यूसिंग योर सेलिंग प्राइस, द एमआरपी बाय 50 रुपीज। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि प्राइस कम कम करने से मेरा धंधा बढ़ गया? नो, इट्स नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। इट इज अ टेम्परेरी फिक्स। इट्स एलोपैथी, not long term Ayurveda. It is just a temporary cure, not long term healing. So price war में कभी मत गिरो, ऐसा authors बोलते हैं। Price should be the last thing that you should compromise with, because price से compromise करोगे तो it will affect your profits ना। Simple. We have standing examples where अभी आज ही मैं रोज अभी आजकल अंधेरी साइड जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। बीच में मैं ओला उबर करता था, तो ऑन एन एवरेज 600 रुपया होता था। आज मैंने सोचा चलो मेट्रो से आता हूँ, मेट्रो और ट्रेन से। कितना हुआ होगा मेरा खर्चा? 40 रुपया। कहाँ 600 रुपया और कहाँ 40 रुपया? आई मीन नो कंपैरिजन। एंड स्टिल thousands and lakhs of people are going by Ola. I might as well go again by Ola, maybe in future, even if I know that metro train and local trains will cost me only 40 rupees. And yet we say India is a very price sensitive country. जी नहीं, अगर प्राइस सेंसिटिव होता तो ओला उबर वुड हैव बीन अ बिग फ्लॉप, बिकॉज कंपैरिजन ही नहीं है लोकल ट्रेन का और ओला का। कहाँ 600 रुपया और कहाँ 40 रुपया में तो फ्री हो गया ना ऑलमोस्ट ट्रेन। ऐसे ही मुंबई को, मुंबई लोकल को लाइफलाइन नहीं बोलते हैं, बट येट वी सी दैट येलो कलर प्लेट, नंबर प्लेट्स, सो मेनी राइट on Mumbai roads in traffic. Every third car in Mumbai has that yellow name number plate. Have you seen this? Of late in last 2-3 years, हर तीसरी कार येलो प्लेट की होती है। दैट मीन्स इट्स अ कमर्शियल कार, नॉट अ पर्सनल कार। क्रेजी राइट? और ऐसा नहीं है कि बस वो एलीट क्लास ही ओला उबर यूज कर रहे हैं, मिडिल क्लास भी कर रहे हैं। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। अगर मैं आज बहुत थका हुआ हूँ तो मैं लोकल ट्रेन से नहीं जाऊंगा। आई एम ओके to pay some few $100 and go by Ola. So ये जो बकरा वर्ड्स, all those unwanted words, please use मत करो if you really don't mean it. If you really mean it, use it. और बच्चों के जैसे ना हो ना, बच्चों को हम कुछ भी बोलते तो do we really mean it? Then why say it? कि क्या तू गधे का बच्चा? अरे गधे का बच्चा आपने खुद के बच्चे को बोल रहे हो तो आप खुद ही गधे हो गए ना यार। If you don't really mean it, please don't say these words, because words create a big impact. Uh, so I hope you understand the marketing strategies used by companies where it's inspiration versus manipulation. Good marketing campaigns are based on inspiration, and bad marketing campaigns are based on manipulation. जैसे बीच में अब दोनों एग्जांपल्स में देता हूँ। स्विगी had came out with a लोगो जहाँ पे एक बहुत 100 किलो का एक आदमी है, इतना बड़ा पेट है, मोटा है, और वो बेंच पे बैठा है। और वो बेंच भी ऐसा ये हो गया, उसके वजन की वजह से वो झुक गया है, ऐसा टेढ़ा ये हो गया है, बेंड हो गया है। और वो स्विगी का कुछ पार्सल खा रहा है वो। सो दे आर प्रमोटिंग ओबेसिटी, दे आर सेलिब्रेटिंग ओबेसिटी, कि खाओ, बाहर का खाना खाओ। वेरी वेरी बैड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यार। उसके एग्जैक्टली अपोजिट, अ ब्यूटिफुल ब्रांड कॉल्ड पेंटागोनिया, यूएस का एक ब्रांड है, गारमेंट कपड़े बनाता है वो। उन्होंने ब्लैक फ्राइडे के दिन एक कैंपेन चलाया, डोंट बाय आवर जैकेट्स। ब्लैक फ्राइडे एक बहुत बड़ा त्योहार होता है यूएस पे,
जहाँ पे सब कंपनीज डिस्काउंट देके अपना जो स्टॉक है वो क्लियर करने के लिए 50-50 70-70 टका डिस्काउंट देके वो और लोग लाइन लगाते हैं खरीद खरीद के लिए, जैसे हमारा होता है ना दिवाली में वगैरह, वैसे वहाँ ब्लैक फ्राइडे होता है। तो उस ब्लैक फ्राइडे में ये पेटागोनिया के नाम की एक गारमेंट कंपनी, कपड़ों की कंपनी बोलती है डोंट बाय आवर जैकेट। और उसका मैसेज था नीचे इन द फाइन प्रिंट कि भी हम फास्ट फैशन है ना, फास्ट फैशन मतलब फटाफट कपड़े चेंज, मतलब ये करो, कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रेंड हुआ नहीं आजकल, वो नहीं रहा है कि कोई ट्रेंड चल रहा है इसकी, आज ये अच्छा लगा कल वो अच्छा लगा ताकि आप ज्यादा कपड़े खरीदो। दिस कॉल्ड एज फास्ट फैशन। स्पेशली लड़कियों में ये बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। तो उन्होंने इसका बराबर अपोजिट स्टैंड लिया कि वी स्टैंड अगेंस्ट फास्ट फैशन बिकॉज इट इज नॉट सस्टेनेबल, इट इज डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट। अगर आपको जरूरत है तो ही हमारे जैकेट्स ले लो, वरना मत खरीदो। लेट्स सेव आवर प्लैनेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। एंड व्हाट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। उनका सेल 40% बढ़ गया। सी, इतना अच्छा ना, एग्जैक्टली सेम जो नाइकी ने किया, बट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। नाइकी ने बोला कि वी आर नॉट फॉर एवरीबडी, वी आर ओनली फॉर द एथलीट इन यू। इन्होंने भी ऐसा ही बोला, वी आर नॉट फॉर एवरीबडी, वी आर फॉर दोज हु केयर फॉर द एनवायरमेंट। डोंट बाय जस्ट बिकॉज देयर इज ब्लैक फ्राइडे, बाय इफ यू रियली नीड आवर जैकेट्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे वो जैकेट महंगा भी रहेगा तो भी उन लोगों ने लिया। जीरो, देयर वाज जीरो डिस्काउंट ऑन ब्लैक फ्राइडे फ्रॉम पेंटागोनियन। प्लीज गो एंड गूगल दैट स्टोरी टू गेट द डिटेल्स। या so I hope I've made this point clear about between inspiration and manipulation. We have standing examples in India where मोतीलाल ओसवाल और जो स्टॉक ब्रोकर्स है जो सदियों से चलते आ रहे हैं, और अचानक से ये 5 साल पहले जीरोधा करके कोई यंग स्टार्टअप आया और पूरा पूरा छा गया वो, सबके क्लाइंट्स खा गया वो। चेक, गो एंड चेक उन्होंने ऐसा क्या किया। ऐसा नहीं कि उनका मोबाइल ऐप बहुत अच्छा है या वो कुछ अलग कर रहे हैं। दे हैव दोज गाइस, कामत ब्रदर्स, आई थिंक नितेश कामत कुछ नाम है उनका। अमेजिंग ब्रदर्स विद वैल्यूज। अभी स्टॉक मार्केट में वैल्यूज की बात करना मतलब चोर को साधु बोलने जैसा हो गया। पर ऐसा है, पॉसिबल है। जैसे आशीष ने शुरुआत की कि ऐसा भी होता है कि पैसा भी कमाए और स्पिरिचुअल मनी, ऐसे कोई कंसेप्ट होती है। अरे भाई, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी हैज सम वैल्यूज। गो एंड वॉच द इंटरव्यूज ऑफ कामत ब्रदर्स। आई डोंट रिमेम्बर द फर्स्ट नेम, इज नितेश कामत और आशीष, डू यू नो इनके बंदों का? It is Nitin and Nikhil Kamath. निखिल कामत या कामत ब्रदर्स। अमेजिंग बॉयज, नो आई आई कुड रिलेट विद देम कि अगर मैं स्टॉक ब्रोकर होता तो शायद कुछ ऐसा ही करता। या ओलंपिक्स में भी हुआ। अबाउट द थर्ड ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट एक है बुक में। सो देयर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इज दैट आई विन यू लूज। सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज यू विन आई लूज। बट देर इज अ थर्ड ऑल्टरनेटिव विच इज ऑल्सो पॉसिबल, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा बोलते नहीं। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर आशीष जीता तो बाय डिफॉल्ट मैं हारा। आशीष की तरक्की मतलब मैं पीछे पड़ गया बाय डिफॉल्ट, एंड इट्स नेचुरल, आई नो। कि अगर आशीष आगे बढ़ गया मतलब मैं पीछे पड़ गया। आई नो इट्स वेरी नेचुरल, मैं भी पहले ऐसे ही माइंडसेट का था, राइट। या फिर अगर मैं आगे बढ़ा तो आशीष पीछे, मैं जीता मतलब आशीष हारा। बट देयर कुड बी अ थर्ड ऑल्टरनेटिव जहाँ पे मैं भी जीता और आशीष भी जीता। अभी बोलना तो बहुत आसान है, हमने टेक्स्ट बुक पे सुना होगा ये। प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है अब भी। जो ओलंपिक्स हुए ना हमारे फ्रांस में, वहां पे आई थिंक जेवलिन थ्रो या कौन सा स्पोर्ट था उसमें। सो फाइनल्स थे, दोनों कंटेस्टेंट। और उसमें आई थिंक पट शॉट का कोई था स्पोर्ट, जो मैंने खुद देखा था रात को बैठ के। और वो करते करते उसका कुछ इंजरी हुआ। तो 3 अटेम्प्ट रहते हैं, 3 में से बेस्ट ऑफ 3 कंसिडर किया जाता है मेडल के लिए। और उसका कुछ शोल्डर डिसलोकेट हुआ और वो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाए, अ, दूसरा और तीसरा। एंड ही वॉज इंजर्ड एंड ही जस्ट कुड नॉट प्ले फॉर द फाइनल्स। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि प्लेयर्स फाइनल तक पहुंचे और फाइनल्स, मतलब अगर हुआ ही नहीं तो जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है फाइनल्स पे वो जीता ना, बिना खेले। आर गेटिंग माय पॉइंट? सिचुएशन ऐसी है कि 2 प्लेयर्स फाइनल तक पहुंचे हैं, बट फाइनल होने से पहले एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो ऑब्वियसली दूसरा प्लेयर जीत गया और उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। सिल्वर एम्प्टी रहेगा और ब्रॉन्ज जो भी सेमीफाइनल में जो है वो ब्रॉन्ज मिलेगा, राइट। बट यू नो व्हाट दैट प्लेयर डिड?
who was not injured. He went to the referee and said that अगर मैं थ्रो ही ना करूं तो क्या होगा, अगर मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूं फाइनल को, यू नो। और उन्होंने, ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो सब रेफरीज इकट्ठा हुए और उन्होंने बुक्स चेक किए ओलंपिक्स रूल्स के क्या है, पुराने रूल्स। तो बोले कि दोनों को गोल्ड मेडल मिलेगा, और ऐसे हुआ। एंड द होल ऑडियंस स्टूड अप इन स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दैट पर्सन। अभी देखो ना, उसकी भी जीत और इसकी भी जीत। दोनों को गोल्ड मेडल मिला। सिमिलरली अपोजिट सिचुएशन हुआ हमारे फोगाट जो हुआ, वो तो अनफॉर्चुनेट था कि उसकी ओवरवेट आया एंड शी कुड नॉट प्ले द फाइनल्स। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पर लुक एट दिस एग्जांपल। ये बिजनेस में भी हो सकता है कि आप कॉम्पिटिटर के साथ हाथ मिला के आप दोनों का बिजनेस बढ़ा सकते हो, कोऑपरेशन ओवर कंपटीशन। सो आई, माय हार्ट मेल्टेड व्हेन आई सॉ दैट इवेंट। मेरे आंखों के सामने हुआ ये। अगर आप ओलंपिक्स फॉलो करते हो तो आपने भी देखा होगा। Second thing, very interesting thing, I could resonate with this concept about before explaining the philosophy. Let me give a very interesting example of Sadhguru. Sadhguru, Jaggi Vasudev, stands out from all other spiritual gurus. I'm a big fan of him, but I'm not saying just because I am his fan. But I see that he's very different kind of spiritual guru. बाइक चलाता है, गॉगल लगाता है, जैकेट पहनता है मस्त, और पूरी दुनिया घूमता है। या Now, what the author says is in conscious business that we all have secret passions. एक तो प्राइमरी पैशन रहता है हमारा, जो भी है आपका, जो है फाइनेंस, कि लोगों को फाइनेंस सिखाना है, एजुकेटिंग पीपल अबाउट फाइनेंस इज प्रॉब्ली आशीष प्राइमरी पैशन. But maybe Ashish also has some secret passions which he must be pursuing secretly because it has nothing to do with finance, right, Ashish? तो सदगुरु के भी ऐसा ही होता। मैंने ऐसा सोचा कि व्हाट इज सदगुरु इज प्राइमरी पैशन, स्पिरिचुअलिटी। ही वांट्स टू प्रमोट स्पिरिचुअलिटी एंड इनर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। या वी नो ईशा फाउंडेशन इज डूइंग वेरी वेल इन साउथ, इन कोयम्बतूर। बट ही मस्ट बी हैविंग सीक्रेट पैशंस अबाउट ट्रैवलिंग, बाइक राइडिंग, बाइकिंग, राइट? So see how he clubbed his primary passion with his secondary passions and customized his business. Not business, he's not into business, but customized his career or his mission, right? So he's also traveling. Like most of the people go on vacations, जो जॉब से ब्रेक लेके वेकेशन पे जाते हैं, दुनिया घूमते हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह। सदगुरु भी कर रहे हैं। सदगुरु को बाइक चलाना पसंद है, वो भी कर रहे हैं। वो बाइक से घूमते हैं, वो यूएस में वगैरह और अलग अलग जगहों पे जाते हैं। सेव सॉइल करके बहुत अच्छा कैंपेन उन्होंने चलाया पिछले साल, नर्मदा सेव रिवर्स वगैरह करवा। सो सी आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि उन्होंने अपने मल्टीपल पैशंस को या सीक्रेट पैशंस को क्लब करके उस पर्पस को जोड़ दिया है। सो आई थिंक वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम सच एग्जाम्पल्स। हालांकि बुक में अलग एग्जाम्पल्स दिए, पर मैं रिलेट नहीं कर पाया उनके साथ, इसलिए मैंने अपना एग्जाम्पल दिया इंडिया का। सो फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन दिस रूम। अभी मैं थोड़ा और रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूँ। से कोई है इसमें से मिस्टर राजू, एंड ही इज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड ही इज अ साइकिलिस्ट। जो साइकिलिंग बहुत पसंद है, और वो ग्रुप है उसका एक 10 लोगों का, जो हर हफ्ते या हर रोज वो साइकिलिंग के लिए जाते हैं और मजा आता है उनको, फिटनेस के लिए भी और पैशन भी है उसका। नाउ व्हेन ही मीट्स अ क्लाइंट, अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, वेर ही वांट्स टू पिच अबाउट म्यूचुअल फंड, ये स्कीम्स है वगैरह जो आप करते हो, तो वो मीटिंग होने के बाद he should not shy away to say that he's a passionate cyclist, and then urge or insist that client कि आज, क्या वीकेंड को हम 10 लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, हम साइकिलिंग करने जा रहे हैं क्वींस नेकलेस की इधर नरीमन पॉइंट पे, वुड लाइक टू ज्वाइन? साइकिल नहीं तो ठीक है, वो हो जाएगा इंतजाम, किसी ना किसी ने साइकिल हम बोरो कर लेंगे। You should say this and try to connect your secondary secret passions with your main business. Don't shy away to do that, क्योंकि उसके फायदे ही फायदे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो नहीं आएगा, वो जो क्लाइंट है वो साइकिलिंग के लिए नहीं आएगा, ठीक है। नुकसान कुछ होता है क्या? नहीं। अगर वो आया तो एक तो आपका वो दोस्त बन जाएगा, एक नया साइकिलिस्ट आपके ग्रुप में ऐड होगा, राइट? और उस पर दोस्ती बढ़ेगी। अगर वो आएगा संडे को साइकिलिंग के लिए 1 घंटा 2 घंटा आपके साथ साइकिलिंग करेगा, ऑब्वियसली पर्सनल
एक्सचेंज होगा, या घर की बातें होगी, कुछ कुछ और वहां पे प्लीज धंधे की बात नहीं करो, वो एकदम गलत होगा। वहां पे बस आप दोस्त की तरह साइकिलिंग करो, एंजॉय करो, एंड देन इट बी इजियर फॉर यू एज अ बोनस, मे बी he will become your client. There is a high chance, in fact, that he will become your client and buy mutual funds from you. Yes or no? Okay, I'll prefer to buy from my friend rather than a stranger now. But don't talk about cycling with an intention to make him a client. वो गलत होगा. Be very honest. Yeah. So I think this example will help you. हम सबके कुछ ना कुछ सीक्रेट पैशंस होते हैं जो हम जानबूझ के छुपा के रखते हैं, कि गिटार होगा, या डांस होगा, स्विमिंग होगा, जो भी है, एक्टिंग होगा, सिंगिंग होगा। अ, दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग मैंने इससे सीखा कि और ये वाकया मेरे दोस्त के साथ हुआ। मेरा एक दोस्त था, मेरे जो 3 स्टार्टअप्स फेल हुए ना, उसमें से एक स्टार्टअप था वो स्टॉक ब्रोकिंग का। तो उसमें मेरा एक पार्टनर था, गुजराती पार्टनर था, अंकुर शाह। एंड ही टोल्ड मी द सेम थिंग दैट आई लर्नड लास्ट वीक फ्रॉम दिस बुक। एक बार उसके साथ एक वाकया हुआ था, उसका एक बिजनेस था, ट्रेडिशनल बिजनेस था कोई मशीनरी का, पिताजी के साथ। और कुछ लीगल एडवाइस उसको चाहिए था, और कोई बड़ा लॉयर था। तो उसने बस जान पहचान से उस लॉयर के साथ उसकी मीटिंग फिक्स कर दी, और बस 10 मिनट की मीटिंग थी। हालांकि लीगल एडवाइस उसको पता था, पर जस्ट टू कंफर्म फ्रॉम अ बिग लॉयर, फ्रॉम अ रिनाउंड रेप्यूटेड लॉयर, उसको जाके उसको मिलना था। तो वो जो मेरा दोस्त है अंकुर, वो लॉयर के साथ 10 मिनट उसने टाइम बताया बिताया। और लॉयर ने बोला कि हाँ, तुमने जो बोला है वो बराबर है, ऐसे ही करो, ये सिचुएशन में ये लीगल स्ट्रेटेजी सही है। और फिर उसने कुछ फीस फीस नहीं मांगी, बिकॉज इट वाज थ्रू थ्रू एन इनफॉर्मल, कुछ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड की वजह से हुआ रहेगा वो मीटिंग। तो लॉयर ने कुछ फीस के बारे में जिक्र नहीं की। पर अंकुर ने क्या किया, ही डिड नॉट आस्क फॉर स्पेसिफिक फी, उसने सीधा 2,000 रुपये टेबल पे रख दिया और चला गया। एंड देन आई आस्क्ड हिम कि तुमने ऐसा क्यों किया, एंड क्या तुमको क्या पता कि उसकी फी 2,00,000 थी, ये तुम्हें कैसे पता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता थी। पर अगर मैं वो फ्री एडवाइस लेके बाहर निकलता, आगे जाके वो उसके बदले में क्या मांगेगा मुझे नहीं पता, बिकॉज द वैल्यू इज नॉट क्लियर नाउ। सो मैंने उसको अकाउंट को सेटल कर दिया उधर, बिकॉज ही डिड नॉट आस्क। फॉर हिम इट वॉज अ नॉन ग्रेचुइटिस ग्रेचुइटिस मीटिंग। पर मुझे वो बंदा, मैं जानता नहीं उसको, वो मेरा जिगरी दोस्त नहीं है। तो आई सेटल दैट अकाउंट बाय गिविंग हिम सम सिली अमाउंट, जो मेरे जहन में आया, जो मुझे परोड़ा। और मैंने अभी उसको क्लोज किया कि उसके जाके उस मेहरबानी के नीचे वो मुझे जिंदगी भर क्या बदले में मांगेगा मुझे नहीं पता। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन बिजनेस। नेवर कीप एनी अकाउंट ओपन, स्पेशली इन बिजनेस बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे प्योरली ट्रांजैक्शनल मीटिंग्स है। घर की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, घर वालों के साथ ऐसा नहीं करना है कि कल मेरे को माँ ने एक एक्स्ट्रा रोटी दी, अभी मुझे अकाउंट सेटल करना है। ऐसा मत करो, वो बहुत डेंजरस होगा, माँ झापड़ मारेगी आपको। कि घर वालों में या रिश्तेदारों में ऐसा नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे लोग थोड़े नए हैं, थोड़े स्ट्रेंजर्स हैं, जहाँ पे प्योर प्रोफेशनल चीजें होती है ना, वहाँ पे नेवर कीप एनी अकाउंट ओपन। वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी दैट आई लर्न। हाँ, ये लागू, मुझे भी लागू नहीं होता है, बिकॉज आई एम नॉट इनटू बिजनेस। इट्स कम्प्लीटली सोशल, एंड पीपल डोनेट अ लॉट ऑफ मनी। तो वहां पे मैं अगर अकाउंट सेटलिंग की बात करूंगा तो इट विल बैकफायर। सो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस, कि कहाँ पे उसको यूज करना है। इट्स अ वेरी सटल थिंग, कि अगर वो गलत जगह पे यूज किया तो इट विल बैकफायर। if somebody is helping booklet make mission make India read by contributing 500 rupees every month, and I try to settle that account with a fear कि एक दिन वो बदले में कुछ और मांगेगा, no, it is purely because the kind of the mission that I have built up, उसके out of love and affection they are doing it। या तो वो ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। या second thing, to understand the difference between opportunity and distraction. See, many times when your business grows, especially after 3 years, मेरे गुज्जू लोग बहुत बोलते हैं कि कोई भी धंधा 1,000 दिन तक टिकना चाहिए। अगर वो 1,000 दिन टिका ना, उसके बाद देर इज नेवर लुकिंग बैक। 1,000 दिन मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 साल। मोस्टली जो जो बिजनेस बंद पड़ना है ना, वो 1,000 दिन के अंदर बंद पड़ जाता है। 1,000 दिन के आगे अगर टिका, मतलब तुम्हारी गाड़ी निकल पड़ी। हाँ।
मे बी वो अभी थोड़ा कम हुआ होगा बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल डिस्क्रिप्शन। वो 1000 का मे बी 2 साल हो गए होंगे, बट जस्ट जस्ट एन अप्रोक्सीमेट नंबर। तो as your business grows, especially after 3 years ना, opportunities come to you much easily, बहुत इजीली आता है। एंड आई एम गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन नाउ। मुझे इतने लोग अभी, मैं जानता हूँ ना, इतने elite people, business tycoons, politicians, doctors, engineers, business tycoons, opportunities are coming very easily to me. Okay, but if that opportunity is not in alignment with my main purpose with which I've started the whole thing, then it's not an opportunity, it's a distraction. सबको हाँ नहीं बोलना है जस्ट बिकॉज वहां पे पैसा है। आई वेरी गुड एग्जाम्पल। हमारे मोहल्ले में गली के नुक्कड़ पे एक ना बहुत बड़े डांसर रहते थे, कथक डांसर। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरे नेबर है, तो अगर उनको पता चलेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो बचपन में जब हम खेलते थे ना रास्ते पे, तो जब कोई नया इंसान एड्रेस पूछने आता है ना कि अरे वो जो वो वी, वीरा वी, बड़ा वो डांसर है ना, इंडिया का नंबर 1 कथक डांसर, वो कहाँ रहते हैं, एड्रेस पूछते, तो हम बोलते थे अरे हाँ हाँ वहाँ रहते हैं। हमको बड़ा अच्छा लगता था। फिर हुआ क्या, when he was teaching कथक डांस टू his students, स्टूडेंट्स पेरेंट्स स्टार्टेड आस्किंग कि हमारे बच्चों के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ना ये ड्रेस चाहिए, किसी को कृष्णा बनना है तो वो मोर पंख वाला ये चाहिए, किसी को बांसुरी चाहिए, किसी को धोती चाहिए, किसी को लोकमान्य तिलक बनना है तो वो टोपी चाहिए। तो ही सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन दिस कि क्यों ना हम ड्रेसेस, ये जो फैंसी ड्रेसेस को रेंट पे देना शुरू करें, एज अ साइड डिश, एज अ साइड बिजनेस, बाय द वे बिजनेस। और देखते ही देखते वो बिजनेस इतना बढ़ गया कि अभी अभी 2 महीने पहले मैं घर से नीचे उतर रहा था और किसी ने मुझे एड्रेस पूछा उनका। यू नो व्हाट ही आस्क्ड, वो ड्रेस वाले का एड्रेस कहाँ रहते हैं, वो ड्रेस वाले जो भाड़े पे देते। नो, ही डिड नॉट आस्क दैट ग्रेट डांसर, कथक क्लासिकल डांसर वो कहाँ रहते। मतलब हुआ क्या, ही थॉट इट्स एन अपॉर्चुनिटी बट इट वाज अ डायरेक्ट अटैक ऑन हिज आइडेंटिटी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने 2-3 कथक डांसर को पूछा है उनके बारे में, अच्छा वो बदनाम है, वो आदमी इस इंडस्ट्री में बदनाम है। नॉट बिकॉज इज अ बैड डांसर, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई। ही मस्ट बी अ ग्रेट डांसर बट ही इज सफरिंग फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस नाउ। एक क्लासिकल कथक डांसर कपड़ों को भाड़े पे देता है, जो बाय द वे बिजनेस शुरू किया था, वो कब मेन हो गया और उसका मेन बिजनेस कब खत्म हो गया, उसको समझा ही नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वाकई में अपॉर्चुनिटी है, डिस्ट्रैक्शन है। घाट इट, कि अगर चलो मान लो कि जीपीएस मैप का जमाना नहीं है, तो हम गाड़ी से उतर के लोगों को पूछते थे ना, अरे भाई ये एड्रेस बताओ, वी विल कंप्लीटली एट द मर्सी ऑफ द स्ट्रेंजर्स। और कोई कुछ भी बोलता था। तो जस्ट सोचो कि अगर कोई इंसान है जो हमको गुमराह कर रहा है, जो उसको खुद को एड्रेस पता नहीं है और वो कुछ भी बोलते जा रहा है और हम उनकी सुन रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम सही जा रहे हैं। वैसा कुछ होता है। ऐसा कुछ हुआ इन 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 महाशय के साथ, जो कथक डांसर थे। मेरे साथ होने वाला था, शुक्र है मुझे कहाँ से वो मैंने मती मार गई थी और मैंने वो उसके बारे में सोचा। एक बार क्या हुआ, आई थिंक 6 साल पहले, शिल्पा शेट्टी का पति जो है ना, उनसे मेरे को मीटिंग के लिए बुलावाया था कि उनका कोई डेटिंग ऐप था। और वो डेटिंग ऐप था कि वो बोला कि देखो, अ बुक इज अ वेरी गुड अप्रोच टू, वेरी गुड मीडियम टू अप्रोच अ गर्ल। और फिर हम वो तुम्हारा ऐप का जो ऑडियंस है और डेटिंग ऐप का हम मर्ज करेंगे एंड विल केम कम आउट विद सम वेरी गुड आइडिया। मतलब सोचो, आई थॉट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। समहाउ वो हुआ नहीं। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस आइडिया और पैसा भी दिख रहा था। इफ आई हैड टेकन दैट आइडिया, जस्ट इमेजिन, आप लोग यहाँ होते ही नहीं अब, ये होता ही नहीं आज का सेशन। बिकॉज यूजिंग बुक फॉर अ डेट विद अ गर्ल is completely, completely in out of sync with the very purpose which I started, Mission Make India Read. Get my point? No, very very bad on thank God मैंने वो किया नहीं। बाद में वो जो, आपको पता है आगे क्या हुआ, मीडिया में बवाल हुआ। उसका थैंक गॉड मैंने उसके साथ काम नहीं किया। आई थिंक दीज आर द थिंग्स, थिंग्स विच यू डोंट डू इन योर लाइफ आर सो इम्पोर्टेंट, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू डू। स्टीव जॉब्स ने बोला है कि व्हाट यू डोंट डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू डू। नाउ गेट दिस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लाइन, कि जो जो
जो जो मैंने नहीं किया है ना, उसकी वजह से यू यू हैव रिस्पेक्ट फॉर मी एक्चुअली। हाउ विल आई प्रूव दैट? तो मैंने किया ही नहीं, तो हाउ कैन आई प्रूव दैट? राइट, आई कैन वी कांट प्रूव अ नॉन इवेंट। राइट, सो जब कोर्ट में खून जो बोलता है खून किया है उसको प्रूव करना है। जो बोल रहा है मैंने खून नहीं किया उसको कुछ प्रूव नहीं कर रहा है ना, क्योंकि खून नहीं किया ये कैसे प्रूव करेंगे? वो जो बोल रहा है खून किया उसको प्रूव करना है। यू कांट प्रूव अ नॉन इवेंट, यू हैव टू प्रूव सम इवेंट। आई थिंक द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई लव दिस आइडिया कि कोई भी बिजनेस में ना, वो फिर वो आपका फाइनेंस एजुकेशन हो, कोई ऐप हो, कोई सर्विस हो, उसमें ना कोई एक चीज होती है जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं। हालांकि आप करते हो बहुत सारी चीजें। जैसे होटल है कोई, है ना, कोई रेस्टोरेंट है, तो उसका इंटीरियर, उसके लाइट डिजाइन, उसके वेटर्स, उसका मेन्यू, उसका फूड का टेस्ट, उसका लोकेशन, राइट, म्यूजिक, सब कुछ, या उसका डिलीवरी का नेटवर्क, एवरीथिंग दे मस्ट बी फोकसिंग ऑन मेनी थिंग्स, बट you as a customer must be going there only for one or two reasons, not for all the reasons. सो आपको क्या करना है, आपको वो एक दो रीजन फाइंड आउट करने कि लोग कौन से एक रीजन के लिए आपके ऊपर फिदा है, and then fertilize that one feature and exaggerate and highlight it and work more on it so that you become much better than your competitors. Let me elaborate this through an example. फेसबुक, फेसबुक देखोगे आप, उस जमाने में बहुत सारे फीचर्स थे उसके, बट यू नो इट्स बिकॉज ऑफ वन और टू features Facebook was a super hit, which was the like button. Like button was invented by Facebook, and the second was infinite scrolling. पर हमको लगता है कि कमेंट्स, शेयर, ये वो, ऐप का सीमलेसनेस, फ्री, ये सब सब की वजह से हुआ है। हाँ हुआ है, बट आई थिंक उसमें भी 80-20 रूल है कि 80% ऑफ द सक्सेस ओज टू ओनली दैट वन बटन, द लाइक्स बटन, एंड दैट डिसरप्टेड द एंटायर थिंग। या वी डाई फॉर दोस 200 likes on the best photo that we uploaded on Instagram or Facebook. So find out that one feature. Yeah. और कौन सा एग्जांपल दूं मैं? ओला। अब होता है ओला ऐप में एक फीचर है जो निकालोगे तो आप ओला यूज करना बंद कर दोगे। कैन यू गेस विच इज दैट फीचर? आपको लगता है वो मैप, वो कार कैसे दिखता है, वो एनिमेटेड कार दिखता है उसकी वजह से है, ड्राइवर से हम बात कर सकते हैं उसकी वजह से है, या क्या है, या घर घर पे बैठ के हम बुक कर सकते हैं इसकी वजह से है। इट्स वन फीचर, दैट्स एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, ETA। हमको पता रहता है कि ये 10 मिनट में गाड़ी आने वाली है, तो इट रिमूव्स द अनप्रडिक्टेबिलिटी फ्रॉम आवर माइंड कि हाँ 10 मिनट पता है ना, तो मैं घर के कुछ काम काज करूंगा एंड आई बी रेडी बाय द टाइम द टैक्सी अराइव्स। बिकॉज वी हेट अनप्रडिक्टेबिलिटी, वी हेट अनसर्टेनिटी, विच वॉज हाईली पॉसिबल व्हेन इन द ओल्डन डेज, जहाँ पे रास्ते पे खड़े होके हमको पता नहीं टैक्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट। हालांकि टाइम उतना ही लगता होगा शायद, ओला पे भी आज 10 मिनट लगते हैं और रास्ते पे खड़ा होके भी 10 मिनट लगेगी रिक्शा के लिए। तो हमको लगता है कि ओला सेव माई टाइम। नो, ओला डजेंट सेव योर टाइम। हालांकि उतना ही टाइम लगता है, बट ओला ब्रिंग्स प्रिडिक्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी। मुझे पता है कि 10 मिनट लगने वाले, बट सो वो एक फीचर एज इज एक्चुअली 80% ऑफ विक्ट्री टू ओला एंड उबर। वो निकालोगे तो ओला इज अ फ्लॉप। जैसे हमारे सीए पढ़ाई में ऐसा होता था कि हमारा सिलेबस इतना बड़ा होता था, इतना वास्ट है, इतने मोटे मोटे बुक्स, तो सब पढ़ाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो हमारी स्ट्रैटेजी, एटलीस्ट मेरी स्ट्रैटेजी थी कि एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें इतना डीप जाओ कि उसमें 70-80 मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 100, और बाकी सब में ठीक ठाक पढ़ाई करो ताकि उसको 40-45 मिल जाए और हम पास हो जाए। राइट। सो नो, 80-20 या 90-10 भी होता है कभी कभी। 80-20 रूल भी अभी पुराना हो गया है, आई थिंक इट इज नाउ 90-10। ऐसे बुकलेट में ना, द मोस्ट, यू नो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फीडबैक दैट, और यार people, the most common word used in the vocabulary of people I meet through booklet, because of booklet, is that you guys are very simple. You and Farid are very simple guys. अभी हुआ क्या इस पे, मे बी वी वर सिंपल एंड पीपल ऑब्जर्व दैट वी आर सिंपल, बट वंस वी केम टू नो दैट पीपल आर लाइकिंग आवर सिंप्लिसिटी, वी वर्क मोर ऑन सिंप्लिसिटी। कि अभी तो हम सिंपल ही रहेंगे, जहाँ पे पूरी दुनिया चकाचौंध रह रही है, नो, सब मस्त मस्त यहाँ के फोटो वहां पर, हम सब सिंपल फोटोज डालेंगे, सिर्फ बुक्स के बारे में बात करेंगे, ऑथर्स को आगे बढ़ाएंगे, खुद को सेकेंडरी रखेंगे, या बहुत फ्रुगल स्टार्टअप रखेंगे, कोई फंडिंग नहीं लेंगे।
and that helped. So we fertilized that one. It may not be a strategy, but this we did it consciously. That is the main reason why people get attracted to us. They come to meet us in booklet house, in booklet library. Yeah, so find out that one value or one feature in your business जहाँ पे लोगों को इसकी उसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं. Find it out. Yeah. And then work on it and fertilize it.